आज हम 12th AG में कृषि अर्थशास्त्र में राबिज की परिभाषा की आलोचना का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने राबिज की परिभाषा, उसकी मूल बातें और विशेषताएं पढ़ाई गई थी। राबिज की जो परिभाषा थी वो एडम स्मिथ और मार्शल के बाद आई थी और राबिज ने अपनी एक अलग परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं। आवश्यकताएं अनंत होती और उसकी तुलना में साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के सामने एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। उनका मतलब आर्थिक समस्या का मतलब ही है चुनाव की समस्या। इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में होना चाहिए। राबिज की जो आज आलोचना करेंगे उसमें पहली जो आलोचना है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं, अर्थात आलोचकों का ये कहना है कि राबिज ने ये कहा कि अर्थशास्त्र में केवल हम समस्या का वर्णन करेंगे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। तो आलोचक कहते हैं कि यदि हम किसी चीज़ के बारे में केवल वर्णन करेंगे और उसके बारे में सुझाव नहीं देंगे तो वह विषय मनुष्य के लिए नीरस और अव्यावहारिक बन जाएगा, इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा। जितने भी विषय का अध्ययन करते हैं, या इतिहास हो या मेडिकल साइंस हो या अन्य कोई विषय हो, वो सब मानव के विकास के लिए लगे हुए हैं। यदि उनका मानव के विकास में योगदान नहीं होगा तो उस विषय के अध्ययन से कोई मतलब नहीं होगा। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि राबिज को यह बताना चाहिए कि यदि संसाधनों का बंटवारा हो रहा है तो ये बंटवारा क्यों है, कैसा होना चाहिए, अच्छा है कि खराब है, ये बताना चाहिए। ये चीज़ अच्छा है कि नहीं, ये उत्पादन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए कितना होना चाहिए। लेकिन राबिज का अपना विचार है कि अर्थशास्त्रियों का काम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, नीरस बन जाएगा, इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा, जिसके कारण मनुष्य के लिए कोई लाभ नहीं रहेगा। दूसरी आलोचना है अन्य शास्त्रों से संबंध स्पष्ट करना सरल नहीं होगा। आलोचक यह कहते हैं कि राबिज ने जो कहा है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। आलोचक यह कहते हैं कि यह तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आता है। क्या सबका अध्ययन अर्थशास्त्र में करेंगे? यदि एक धार्मिक व्यक्ति है, यदि उसको मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो ज्ञान मार्ग को अपनाए या पूजा मार्ग को अपनाए या कर्म मार्ग को अपनाए, तो क्या वो भी आ जाएगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए? अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, यहाँ से चुनाव लड़े कि अन्य जिलों से चुनाव लड़े, तो चुनाव की समस्या तो हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। मनुष्य का आचरण ऐसा होता है, तो क्या वह सभी अर्थशास्त्र में शामिल हो जाएंगे? तो आलोचक कहते हैं इसके कारण अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र के सब विषय इंक्लूड हो जाएंगे, जिसके कारण अर्थशास्त्र को हम अन्य विषयों से स्पष्ट नहीं कर सकते और अर्थशास्त्र अपने आप में उलझ जाएगा। तीसरी आलोचना है, जो आलोचक राबिज की परिभाषा की आलोचना करते हैं कि राबिज ने अपनी परिभाषा में सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों के, मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। लेकिन राबिज ने क्या कहा, उन्होंने सभी व्यक्तियों का अध्ययन करने को कहा है, जो समाज के अंदर रहता हो या समाज के बाहर रहता हो। राबिज का यह कहना था कि व्यक्ति समाज के अंदर रहे या समाज के बाहर, यदि उस पर अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं तो हमें उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में करना होगा। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि कोई भी समस्या तब सामाजिक समस्या होती है जब उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति समाज के बाहर रहता है और उसके आचरण का, उसके व्यवहार का यदि समाज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में क्यों करें? आलोचक का यह कहना है कि इस पर राबिज ने अपनी परिभाषा में सामाजिक स्वभाव पर उचित बल नहीं दिया है।
चौथी जो आलोचना है कि राबिस ने अपनी परिभाषा में साधनों के बारे में सीमित और वैकल्पिक उपयोग के बारे में बात कही है। तो आलोचक ये कहते हैं कि राबिस ने कोई नई बात नहीं कही है। जो साधन होते हैं स्पष्ट है, सीमित होती हैं और वैकल्पिक होती है। ये कोई उनकी नई बात नहीं होती है, उन्होंने शब्दों को बार बार प्रयोग किया है। साधन वास्तव में सीमित होते हैं और वैकल्पिक। फिर उनकी जो पांचवी आलोचना है, उन्होंने अपनी परिभाषा में साधन और साध्य शब्द का अंतर किया है। तो आलोचक ये कहते हैं कि जो कभी साधन होता है वो साध्य हो जाता है। जैसे आज यदि कक्षा 12 यदि के लड़कों को इंटर की परीक्षा पास करना उद्देश्य है कि हम इंटर की परीक्षा पास करेंगे, लेकिन यदि बीएससी एजी में एडमिशन करेंगे तो वही इंटर की परीक्षा वो साधन हो जाएगा। तो साधन और साध्य क्या हो जाएगा, ये बदलता रहता है। वही जब नौकरी करने कोई जाएगा तो वही जो बीए की डिग्री होगी वो क्या हो जाएगा, वो साधन हो जाएगा। नौकरी प्राप्त करना साध्य हो जाएगा। तो साधन और साध्य बदलते रहते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि साधन और साध्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। चौथी जो उनकी अगली आलोचना है, आलोचक ये कहते हैं कि राबिस ने अपनी परिभाषा में कहा है कि अर्थशास्त्रियों का काम टीका टिप्पणी नहीं होता है, अर्थशास्त्रियों का संबंध कल्याण से नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने मार्शल की परिभाषा की आलोचना किया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि राबिस की परिभाषा में कल्याण का विचार छिपा हुआ है, या कहिए बैकडोर से उनकी परिभाषा में कल्याण आया हुआ है। जब राबिस ये कहते हैं कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उसकी पूर्ति करने वाले साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है कि हम सीमित साधनों से कैसे साधन पर, हम कैसे आवश्यकता पर हम उसको खर्च करें। जब राबिस इस बात को ऐसा कहते हैं कि आवश्यकताओं का चयन करना ही बुद्धिमानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आवश्यकताओं पर सोच समझ कर अपना पैसा खर्च करेंगे तो हमारा कल्याण अधिकतम होगा। तो आलोचक ये कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से तो बात नहीं किया है कल्याण के बारे में, लेकिन कल्याण का विचार उसमें छिपा हुआ है। सही बात है, क्योंकि अगर हम आवश्यकताओं का पर हम सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे, अपने साधन को खर्च करेंगे, तो हमारा कल्याण अधिकतम हो जाएगा। यानी राबिस की परिभाषा में भी कल्याण का विचार छिपा हुआ है। फिर आलोचना है कि राबिस अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, जबकि मार्शल आदर्शात्मक विज्ञान मानते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि राबिस यदि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानेंगे, वास्तविक विज्ञान मतलब केवल समस्या के बारे में वर्णन करना, उसके बारे में सुझाव नहीं देना, उसके बारे में उपाय नहीं देना, तो अर्थशास्त्र हमारे लिए नीरस हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा। यदि केवल हम घर बना दें और घर के बारे में हम यह ना बताएं कि खिड़की यहाँ लगनी चाहिए, दरवाज़ा यहाँ लगनी चाहिए, तो कोई उसका मतलब नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, केवल यह नहीं कहेगा कि रोग के बारे में बताकर तुम जाओ, उसके लिए दवा भी देता है। डॉक्टर का काम होता है कि रोग का कारण जानना और रोग का इलाज करना। तो उसी तरह अर्थशास्त्री का भी काम होता है कि आर्थिक समस्या का वर्णन करना और उन आर्थिक समस्या का हल करना और सुझाव देना। यदि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि है, गरीबी की समस्या है, तो केवल उसका वर्णन करना नहीं है, ये कारण है, उसको ये भी बताना पड़ेगा इसको कैसे दूर करना चाहिए, दूर करने का उपाय क्या है, तभी हमारे लिए अर्थशास्त्र का उपयोगिता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान नहीं है, वो अर्थशास्त्र एक कला भी है। इसमें अर्थशास्त्री का काम ये होता है कि समस्या के वर्णन के साथ साथ उसके बारे में सुझाव भी देना चाहिए। जो अगली आलोचना है, जो महत्वपूर्ण आलोचना है, राबिस ने ये कहा कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, इसके कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि नहीं, कभी कभी बहुत सी समस्याएं दुर्लभता के कारण उत्पन्न न होकर बहुलता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे भारत जैसे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वह श्रम की अधिकता के कारण है, न कि कमी के कारण।
1929 में महामंदी जो आई थी, वो उस मंदी में साधनों की बहुलता थी। ये भी एक आर्थिक समस्या है। तो जो समस्याएं हैं केवल दुर्लभता के कारण या उनकी सीमितता के कारण उत्पन्न नहीं होती है, उनकी कमी के कारण नहीं उत्पन्न होती है। हमारी आर्थिक समस्याएं बहुलता के कारण भी होती है। यदि किसी चीज़ की बहुत अधिक बहुलता हो जाएगी, वह भी एक आर्थिक समस्या है। यदि मार्केट में वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी मांग की तुलना में, तो वह भी एक आर्थिक समस्या है। किसी भी चीज़ की बहुलता हो जाएगी तो वो एक आर्थिक समस्या, उसका भी निदान है। तो आर्थिक समस्याएं दुर्लभता के कारण भी उत्पन्न होती है और बहुलता के कारण भी उत्पन्न होती है। फिर उनकी लास्ट आलोचना है, रॉबिन्स ने ये कहा था कि मनुष्य का व्यवहार विवेकशील होता है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, वह हमेशा विवेकशील नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति समाज के अंदर रहता है तो व्यक्ति समाज के नियमों से बंधा रहता है और समाज के परंपराओं को मानता है, जिसके कारण उसका जो आचरण होता है, जो उसका व्यवहार होता है, वह आर्थिक नियमों से बंधा नहीं रहता है। ऐसा देखा जाता है कि समाज में बहुत से लोग, उनका जो आचरण रहता है, कभी कभी कोई चीज़ें किसी बाजार में सस्ती मिलती हैं, लेकिन उसको सस्ती समझकर ना खरीद कर उसी चीज़ को महंगी कीमत पर खरीद लेते हैं दिखाने के लिए। तो व्यक्ति कभी आदतों से मजबूर होकर वह अर्थशास्त्र के नियमों को नहीं मानता है और व्यक्ति इसके कारण उसका विवेक काम नहीं करता है, क्योंकि समाज में रहता है। इसके कारण व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, जो एक सिद्धांत होता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अपनी पाँव उतना ही बिछाना चाहिए जितनी तुम्हारी चादर हो। लेकिन कभी कभी लोग उधार लेकर काम करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज के नियमों को मानते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति का आचरण विवेकशील नहीं होता है। तो ये इनकी आलोचना हुई, जो इनकी मेन 9 आलोचनाएं हम इनके रॉबिन्स के बारे में पढ़ें। रॉबिन्स की परिभाषा की जो आलोचना है, ये कुछ आलोचनाएं तो अच्छी हैं, जैसे कि समस्याएं दुर्लभता के कारण ही नहीं उत्पन्न होती है, बहुलता के कारण भी नहीं, बहुलता के कारण भी उत्पन्न होती है। मनुष्य का व्यवहार हमेशा विवेकशील नहीं होता है। कि रॉबिन्स का यह मानना कि व्यक्ति अर्थशास्त्र में हम केवल अर्थशास्त्री को यह बताना चाहिए कि आर्थिक समस्याएं कैसी हैं, इसको इसके बारे में सुझाव नहीं देना चाहिए। आलोचक कहते हैं गलत है। रॉबिन्स की परिभाषा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थशास्त्र में संसाधनों के कुशल बंटवारा कैसा करना चाहिए जिससे अधिकतम कल्याण होता है। तो इनकी परिभाषा से हम यह चीज़ निकाल सकते हैं कि आवश्यकताओं का चयन और आर्थिक संसाधनों का बंटवारा, ये अर्थशास्त्रियों को बताना चाहिए। इनके परिभाषा से एक चीज़ निकल सकती है, लेकिन जो उनका दूसरा पहलू है कि इसके बारे में सुझाव नहीं देना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, आर्थिक समस्या के बारे में हल नहीं बताना चाहिए, ये गलत है। हम अगली वीडियो में हम मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा के जो अंतर है, मूलभूत 6-7 पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। रॉबिन्स की परिभाषा की जो नोट्स था उसको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप उस नोट्स को बार बार पढ़िएगा। जो हमने बताया है, हमने उसको आलोचना में हमने उसको लिखा भी दिया है। बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, आपको आ जाएगा आसानी से।